मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हमने मैकेनिज़्म ऑफ रीजनरेशन देखा था और आज के लेक्चर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रीजनरेशन पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रीजनरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। द रीजनरेशन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन जनरल इज डिटरमाइंड बाय इट्स कंस्टिट्यूशन, by the degree of its tissue differentiation and the degree of ontogenetic development. The ability may be altered by certain environmental factors such as temperature, food, etc. or by special treatments. First जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। Similar to the biological activities, the rate of generation is altered by change in the temperature. The increase in temperature up to a certain limit accelerates regeneration, while at low temperature it either slows down or diminishes completely. For example, in planaria, total regeneration either does not occur at 3 degrees centigrade or it is faulty, but it is most rapid at 29.7 degree centigrade. A temperature of 32 degree centigrade is lethal for the animal. ये जो रीजनरेशन होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। शुरू में तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रीजनरेशन में भी तेज़ी आती है, लेकिन एक निश्चित सीमा के पश्चात ये जो रीजनरेशन का रेट है वो कम हो जाता है और बहुत कम होने पर भी रीजनरेशन नहीं के बराबर होता है। सेकेंड इज फूड। Food does not affect regeneration. Even the fasting animals will regenerate the lost parts of metabolized constitution on their own body. It was cut lengthwise. At the left half was fed and right half was kept entirely without food. Both the halves regenerated. जो फूड है वो रीजनरेशन को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो मॉर्गन नामक साइंटिस्ट द्वारा 1901 में प्लेनेरिया पर किया गया था, जिसमें उन्होंने प्लेनेरिया को लेंथ वाइज 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेफ़्ट एंड राइट। जो लेफ़्ट पार्ट था वो फैट था और जो राइट हाफ था वो एंटायरली विदाउट फूड था। जो हाफ पार्ट था उसको फूड दिया गया और जो राइट पार्ट है उसको फूड नहीं दिया गया, और इस तरह से उनमें रीजनरेशन देखा तो दोनों ही जो हाफ्स हैं वो रीजनरेटेड हो गए थे। नेक्स्ट थर्ड इज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। इन हाइड्रेट कॉलोनीज द लेंथ ऑफ हाइड्रेंथ ब्लास्टिमा इंक्रीजेस विथ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। सीलेंट्रेट के जो एनिमल्स हैं उनमें ये पाया गया कि ऑक्सीजन की मात्रा यदि बढ़ा दी जाती है तो जो ब्लास्टिमा का साइज है वो भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज रेडिएशन। इफ रीजनरेशन ब्लास्टिमा इज एक्सपोज टू एक्स-रेज इट फेल्स टू रीजनरेट। अगर जो ब्लास्टिमा है जिससे रीजनरेशन होता है उसको एक्सरेज के सामने एक्सपोज किया जाए तो हम ये देखते हैं कि उनके द्वारा रीजनरेशन नहीं होता है, क्योंकि जो एक्सरेज होती हैं ये माइटोटिक एक्टिविटीज़ को सप्रेस करती हैं, और जब माइटोटिक डिवीज़न सप्रेस होगा, माइटोटिक डिवीज़न नहीं होगा तो सेल्स नहीं बनेंगे और उन सेल्स से बनने वाला ऑर्गन भी नहीं बनेगा। सो दैट द इररेडिएट सेल्स फेल टू डिवाइड एंड ब्लास्टिमा ग्रेजुअली डिमिनिशेस इन साइज, क्योंकि ब्लास्टिमा जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होता जाता है साइज़ में, और जब नई सेल्स नहीं बनती हैं तो इस तरह से रीजनरेशन भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। स्मॉल डायरेक्ट currents and electric fields stimulates tissue regeneration and healing of fractures. जो कम वोल्ट की धारा होती हैं वो या इलेक्ट्रिक जो करंट होती हैं वो रीजनरेशन को स्टिमुलेट करती हैं और रीजनरेशन को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट इज सी वाटर। अकॉर्डिंग टू Zwilling in 1939, if the outer perisarc of a hydrozoa is cut, exposing an area of inner sinosarc to water, जब sinosarc
जो है उसको वाटर में एक्सपोजर किया जाता है तो रीजनरेशन होता है और सेकेंडरी हाइड्रेंथ बनता है। नेक्स्ट इज रीजनरेशन एंड नर्व्स। जो रीजनरेशन होता है तो उसमें जो नर्व्स हैं उनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, जब ब्लास्टिमा बनता है तो उसके निर्माण में नर्व्स की भी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। जो ब्लास्टिमा का निर्माण होने के बाद इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि जब ब्लास्टिमा बन रहा है उस ब्लास्टिमा के बनने से पहले तो नर्व की इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन अगर एक बार ब्लास्टिमा बन जाए तो उसके बाद उसका इम्पोर्टेंस इतना नहीं रहता है। सेकेंड, जो ये ब्लास्टिमा बनती है उसके निर्माण में किसी एक विशिष्ट नर्व की इम्पोर्टेंस नहीं होती है, सभी प्रकार की नर्व्स एक समान होती हैं। और इसके अलावा जब ब्लास्टिमा का निर्माण हो रहा होता है तो नर्व से न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स सीक्रेट होते हैं जो कि इस ब्लास्टिमा के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे कोई किसी एनिमल का कोई एक ऑर्गन अगर टूट जाता है और उसमें से अगर नर्व्स निकाल दी जाए तो रीजनरेशन नहीं होता है। और अगर कोई ऐसा एनिमल है जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही नर्व्स नहीं होती हैं तो ऐसे एनिमल्स में रीजनरेशन के टाइम नर्व्स का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है कि उसमें नर्व सेल्स हैं या नहीं है। यानी कि कोई एनिमल ऐसा है जिसमें नर्व्स प्रेजेंट हैं, लेकिन और जब उसमें ब्लास्टिमा फॉर्मेशन हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है और उस समय अगर नर्व्स को निकाल देते हैं तो रीजनरेशन नहीं होता है। इसका मतलब जो नर्व्स हैं वो रीजनरेशन के टाइम अपना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, क्योंकि वो न्यूरोट्रॉफिक जो हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट होते हैं जो कि इस ब्लास्टिमा को फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही नर्व्स नहीं थी तो उन एनिमल्स में बिना नर्व्स के ही रीजनरेशन हो जाता है। नेक्स्ट, जैसे कि अगर हम देखें कि प्लेनेरिया में जो सेरिब्रल गैंग्लियन होता है उसको निकालकर अगर अपन दूसरी जगह उसकी ग्राफ्टिंग कर दें तो एक नए हेड का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी एनिमल का ऑर्गन कट हो गया है और उसके पश्चात अगर हम नर्व को काट देते हैं तो जो ब्लास्टिमा है उस ब्लास्टिमा का फॉर्मेशन नहीं होता है। ब्लास्टिमा के फॉर्मेशन के बाद यदि नर्व्स को हटा देते हैं तब रीजनरेशन होता रहता है। सेलामेंडर में यदि नर्व कॉर्ड को नष्ट कर दें तो टेल में रीजनरेशन नहीं होता है। यानी जब हमने इसको मेरू रज्जु को नष्ट कर दिया तो रीजनरेशन नहीं होगा। और इसी तरह से अगर एम्पुटेशन के बाद अगर नर्व्स को पैरालाइज कर दिया जाए तो भी रीजनरेशन नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रीजनरेशन प्रोसेस है उनमें नर्व्स की बहुत ही अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है जिसके द्वारा रीजनरेशन कंट्रोल होता है और ये बेसिकली ब्लास्टिमा फॉर्मेशन को बनाने में कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने टाइप्स ऑफ रीजनरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स, मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रीजनरेशन देखा और आज हमारा ये जो रीजनरेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक्स क्लास।